Hello students, myself Dr. Pushpendra Kumar, working as Associate Professor and the Head E-Content Division in Kite Group of Institution, Department of Pharmacy. So today in this lecture, I will be discussing the details about Introduction and the Theory of HPLC. So what is HPLC? Full name of HPLC is High Performance Liquid Chromatography. हाई परफॉर्मेंस मीन्स इसमें जो पार्टिकल साइज होता है स्टेशनरी फेज का वो बहुत छोटा होता है और इसमें हम लोग प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इसलिए कई बार इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल देते हैं, बट एप्रोप्रिएट वर्ड इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. सो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी. तो एज यू नो इन माई प्रीवियस वीडियो ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी ऑलरेडी मैंने थ्योरी डिस्कस किया हुआ है, बट इसमें वापस से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा थ्योरी को. तो थ्योरी एक्सप्लेन करने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, दैट इज कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी एंड प्लेनर क्रोमेटोग्राफी. बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है उसको दो टाइप से डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्री. फर्स्ट वन इज कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड वन इज प्लेनर क्रोमेटोग्राफी. तो कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक हॉलो ट्यूब यूज होता है इस तरीके से, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया हुआ था, और प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में एक प्लेन फ्लैट सरफेस को यूज होता है. आइदर वो पेपर हो सकता है, वो टीएलसी प्लेट हो सकता है, वो एचपीटीएलसी प्लेट हो सकता है. तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी का, जो आपके यहाँ पर स्क्रीन में विजिबल है. तो कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं स्विमिंग पूल का. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जिसमें हमारे पास 3 स्विमर है. एक का जो कलर है दैट इज ग्रीन कलर, सेकंड वाले का जो कलर है वो है हमारा पर्पल कलर, और थर्ड स्विमर है उसका जो कलर है रेड कलर. 3 अलग अलग कलर से हमने इंडिकेट किया है. इसको आप ABC बोल लो या फिर XYZ बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट अल्टीमेटली हमारे पास 3 स्विमर हैं. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 3 स्विमर है, तो जब यहाँ पर इन्होंने स्विमिंग स्टार्ट नहीं किया है तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें से फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा? आप नहीं बता सकते हो. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में एक कंपटीशन कराना पड़ेगा. और कंपटीशन कराने के लिए जब ये स्विमिंग पूल का ये जो स्टार्ट पॉइंट है यहाँ से लेकर के एंड पॉइंट तक पहुंचेंगे, तो जो सबसे फर्स्ट में पहुंचेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस स्विमर इज विनर, या फिर फर्स्ट है. उसके जो सेकंड नंबर पे पहुंचेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये सेकंड नंबर पे है, और जो थर्ड नंबर पे पहुंचेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि थर्ड नंबर है. बट स्टार्टिंग में बिना स्विमिंग के पॉसिबल नहीं है. तो अब देखते हैं इनको स्विम करा के कि कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, कौन थर्ड आता है. तो इनको जब स्विम कराते हैं तो कुछ इस तरीके से इन लोग स्विम करते हैं. अब ये ग्रीन वाला पहुंच गया, फिर रेड वाला पहुंच गया, अब फिर लास्ट में ये पर्पल वाला पहुंच रहा है. तो अल्टीमेटली ये ग्रीन वाला हमारे पास फर्स्ट है, रेड वाला आ गया हमारे पास सेकंड, और ये आ गया हमारे पास थर्ड. ठीक है. तो अब हमारे पास कौन विनर है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, इसका एक आइडिया है. अल्टीमेटली इन तीनों स्विमर में डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, इन तीनों स्विमर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सिमिलरली हमारा कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी में वही होता है. स्टार्टिंग में हमारे पास कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी में भी मिक्सर होता है. उस मिक्सर में ABC बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, और जब ये इल्यूट आउट होते हैं, ये कोई भी कॉलम होता है उसमें इल्यूट आउट होते हैं, तो कोई फर्स्ट नंबर पे इल्यूट आउट होता है, कोई सेकंड नंबर पे होता है, और कोई थर्ड नंबर पे होता है. ऐसा नहीं है कि इसमें 3 ही कंपोनेंट हो सकते हैं, मिनिमम 2 कंपोनेंट तो होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी यूर सैंपल. ठीक है. तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं इलुस्ट्रेशन की ये कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी एग्जैक्टली होता कैसे है. तो आप ये मेरे हाथ में कॉलम देख रहे हैं, मेरे हाथ में जो कॉलम दिख रहा है ये HPLC का ही कॉलम है. ठीक है, एनालिटिकल कॉलम बोलते हैं. इसका जो आइडियल साइज होता है एनालिटिकल कॉलम का वो 10 to 30 सेंटीमीटर तक का हो सकता है. आइडियली जो 25 सेंटीमीटर कॉलम्स यूज होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में या फिर हमारे HPLC इंस्ट्रूमेंट में, तो इसका जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर है. अब यहाँ पर होता क्या है कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी में, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सैंपल पुट किया ऊपर में. सैंपल ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है. हमारे मशीन का जो भी इंजेक्टर है वो कहाँ पर लगा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इसका इलुस्ट्रेशन भी मैं आपको फर्दर वीडियोस में दिखाऊंगा. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सैंपल पुट कर दिया. सैंपल पुट करने के बाद ये मोबाइल फेस के साथ में होकर के सैंपल जाएगा ऐसे नीचे, प्रेशर होगा उसमें,
हाई परफॉर्मेंस फेस इसमें 1000 to 4000 PSI का प्रेशर होता है, जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उस प्रेशर के साथ में यहाँ पर जो मिक्सचर होगा सैंपल, वो नीचे नीचे इल्यूट आउट होने लगेगा। उस मिक्सचर में 2 या 3 या फिर 4 कंपाउंड हो सकते हैं। तो उस मोबाइल फेस के साथ में जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले इल्यूट आउट होएगा, और जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेस से थोड़ी कम होगी वो थोड़ा बाद में इल्यूट आउट होगा, और जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे बाद में इल्यूट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। हमारे पास जो सैंपल है उसमें जो कंपोनेंट है उनमें डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है ड्यू टू एफिनिटी विथ मोबाइल फेस एंड एफिनिटी विथ स्टेशनरी फेस। तो मोबाइल फेस के साथ जिसकी ज्यादा एफिनिटी होगी वो सबसे पहले इल्यूट आउट होगा, मतलब वो फर्स्ट आ जाएगा, और मोबाइल फेस के साथ जिसकी सबसे कम एफिनिटी होगी वो सबसे बाद में इल्यूट आउट होगा, मींस वो लास्ट आएगा। इसी के रिवर्स जब हम लोग बात करते हैं स्टेशनरी फेस के टर्म में, जो इसके अंदर में स्टेशनरी फेस भरा हुआ है उससे ज्यादा एफिनिटी जिसकी होगी वो सबसे लास्ट में इल्यूट आउट होगा। तो ये होता है हमारा कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी। कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी आते हैं, जैसे आपका जीसीबी कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी का टाइप है, आपका नॉर्मल जो ग्रेविटी कॉलम्स होते हैं, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी है, डीसीसीसी है, और जितने भी क्रोमेटोग्राफी जिसमें हॉलो ट्यूब यूज होता है वो सारे कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी होते हैं। आई होप आपको कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और कैसे स्विमिंग पूल में कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड आ रहा था वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि इससे पहले तो हमने देख लिया कि कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड आ रहा था। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले कॉलमनर में देखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फिक्स कर दिया था। कॉलमनर में हमने क्या किया था, कॉलमनर में डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस वाज फिक्स्ड, डिस्टेंस वाज फिक्स्ड। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस फिक्स हुआ कि ये फिक्स डिस्टेंस को कितने टाइम में हम लोग कवर कर रहे हैं, तो वहां पर टाइम का डिफरेंस आता है। यहां पर किसका डिफरेंस आता है, टाइम का रोल रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो HPLC है उसमें हम लोग मेजर कर देते हैं रिटेंशन टाइम हम लोग मेजर करते हैं। अब इसी को हम लोग प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे, तो यहां पर ऐसे भी तो पॉसिबल हो सकता है कि यहां पर हमने डिस्टेंस को फिक्स नहीं किया हुआ है, यहां पर हमने टाइम को फिक्स कर दिया। उसमें क्या था, ये यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक पहुंचना था, बट यहां पर इस जो स्विमिंग का जो कंपटीशन है इसमें थोड़ा सा रूल हमने चेंज कर दिया। रूल में ये चेंज किया कि भाई आपको मान लो 3 मिनट्स तक का टाइम दिया जाएगा, 3 मिनट्स तक का टाइम दिया जाएगा, और ये इसका जो लेंथ है मान लो ये 100 मीटर है, स्विमिंग पूल का लेंथ 100 मीटर है, तो 3 मिनट्स तक आपको तैरना है, और 3 मिनट्स तक तैरने के बाद जहां पर आप पहुंचेंगे वही डिस्टेंस काउंट होगा कि कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो फर्स्ट आ जाएगा, जो सेकंड वाला उससे पीछे रहेगा वो सेकंड आ जाएगा, और सबसे पीछे रहेगा वो थर्ड हो जाएगा। उसमें इस पर्टिकुलर प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में या फिर इस कंपटीशन में हमने ये नहीं बोला है कहीं पर भी कि आपको ये पूरा स्विमिंग पूल को तैर करके पार करना है। यहां पर हमने एक टाइम फिक्स दे दिया है, मान लो 3 मिनट का, तो देखते हैं ये कैसे, कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड आता है। इस तरीके से तैर रहे हैं, और मान लो ये 3 मिनट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 3 मिनट कंप्लीट होने पर ये जो है ये सबसे आगे है ग्रीन वाला, तो ये फर्स्ट हो गया। ये रेड वाला उससे पीछे है तो ये सेकंड हो गया, और ये पर्पल वाला सबसे पीछे है तो ये हो गया थर्ड। तो अल्टीमेटली अब यहां पर देखा कि इस कंडीशन में भी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो ये होता है हमारा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। अब इसका बेनिफिट क्या होता है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का, कि ये कम टाइम में रिजल्ट आ जाता है। इसमें जो पर्टिकुलर पूरा डिस्टेंस है उसको पूरा कवर कराने का जरूरत है ही नहीं, इसमें एक थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर करेगा, बट टाइम हम लोग फिक्स कर देते हैं कम टाइम में, तो कम टाइम में भी हमें डिफरेंसेस पता चल जाता है कि ये यहाँ पर 3 अलग अलग लोग थे जो स्टार्टिंग में खड़े हुए थे, स्विमर यहाँ पर थे जब, तो उनका पता नहीं था कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा। बट इस कंडीशन में हमें पता लग गया कि ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया और ये थर्ड आ गया। ऐसा क्यों पता लग गया, क्योंकि यहाँ पर जब ये स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग की स्पीड इनकी अलग अलग होती है, तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन होता है।
प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज ये है कि इसमें टाइम कम लगता है, तो जल्दी से इल्यूट आउट हो जाते हैं और हमें रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। और कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज ये है कि उसमें जो रेजोल्यूशन है वो अच्छे से होता है, सेपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि इसमें जनरली हम लोग कम डिस्टेंस लेते हैं और उसमें पूरा कंप्लीट डिस्टेंस कवर होता है, तो उसमें डिफरेंस ज़्यादा आता है। ये सिंपली हम लोग इस तरीके से समझ जाते हैं कि मान लो कोई रेस चल रहा है 100 मीटर का, तो 100 मीटर में फर्स्ट और सेकंड के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, कभी इतने का गैप आता है, कभी इतने का, कभी इतने का, कभी एकदम इतना का, एक पाँव रखा दूसरा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में गैप आते हैं। उसी को 100 मीटर की जगह आप 400 मीटर का रेस करवा दोगे तो उसमें क्या होगा, गैप जो होगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश्ड रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा गैप रहता है, या फिर सेकंड और थर्ड के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप रहता है। उसी को 400 की जगह 1600 मीटर का रेस करा दोगे तो वो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं HETP में, हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है इसका डिस्कशन कर रहे थे, तो आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं कि ये एक HPTLC का प्लेट है जो एग्जाम्पल होता है हमारा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा ट्रैक है, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ट्रैक मैंने लगाया हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन में ठीक से दिख रहा होगा शायद। तो इन 4 ट्रैक में जब हम लोग इसको रन कराते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाला जो ट्रैक का जो ग्रीन कलर है वो सबसे ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर दिख रहा है। उसके बाद ये ब्लैक कलर वाले का सेकंड नंबर पे दिख रहा है, फिर ऑरेंज वाले का ये थर्ड नंबर पे दिख रहा है, फिर रेड वाले का ये फोर्थ नंबर पे दिख रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला ये ग्रीन वाला है, सेकंड वाला ये ब्लैक वाला है, थर्ड वाला ये ऑरेंज वाला है और फोर्थ वाला ये रेड वाला है, ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जस्ट एज्यूम करो कि इसको हम लोग एक फिक्स्ड टाइम पे रन ना करा के उसको ज्यादा टाइम तक रन कराएं। मान लो ये जो डेवलपमेंट है 3 मिनट तक रन कराने के बाद, 3 मिनट तक इसमें मोबाइल फेस रन करेगा, उसके बाद ये रिजल्ट आया है। इसी को 3 मिनट की जगह मान लो आप 6 मिनट रन कराते हो, 6 मिनट रन कराओगे तो हो सकता है ये ग्रीन वाला क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आके टॉप में यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और इससे ऊपर तो क्या है, उसके ऊपर तो सॉल्वेंट चढ़ेगा नहीं ना, उसके ऊपर सॉल्वेंट चढ़ेगा नहीं। यहाँ पर सॉलिड, जहां तक सॉलिड है कैपिलरी रिएक्शन से सॉल्वेंट चढ़ता है, उसके ऊपर तो सॉल्वेंट जाएगा नहीं, तो ये जो ग्रीन वाला है पूरा टॉप पे पहुंच जाएगा। और 6 मिनट आपने दिया, हो सकता है ये तब तक ये जो ब्लैक वाला है ये भी टॉप पे पहुंच जाएगा। मान लो इसी को 9 मिनट कर दिया तो हो सकता है ऑरेंज वाला भी टॉप पे पहुंच जाएगा और ये हमारे पास जो रेड वाला है वो भी टॉप पे पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली सब लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे और हमें टाइम भी ज्यादा लग गया और सबको यहाँ पर पहुंच गया, और यहाँ पर हम डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं। तो सब ने तो स्टार्ट यहीं से किया है और एंड सबसे टॉप पे कर रहे हैं, तो डिस्टेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, तो अल्टीमेटली हम लोग तो वहीं पर हैं जहां पर से स्टार्ट किए थे। देयर इज नो डिफरेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, दोनों का सबका डिस्टेंस सेम ही आ रहा है। तो उस कंडीशन में प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसमें टाइम फिक्स कर लेते हैं, एक सर्टेन टाइम तक रन कराते हैं ताकि ये पूरा डिस्टेंस को कवर ना करे। इस जो टॉप का पोजीशन है, जो अपर पोजीशन है, उससे नीचे ही नीचे रहे हम लोग का जो डेवलप्ड जो मोबाइल फेस है उसका, तो उसके नीचे में हमारा जितना भी स्पॉट है, सेपरेशन है, वो प्रॉपरली हो जाता है। आई होप आपको प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HPLC, तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। HPLC is an analytical technique used to separate, identify and quantify the mixture compounds। ठीक है, तो HPLC एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर रहे थे कि हमारे पास जैसे 3 स्विमर थे, वैसे ही हमारे पास कोई भी कंपाउंड होगा, उसमें 2, 3 या फिर 4 हमारे पास क्या होंगे, 2, 3 या फिर 4 या फिर 5 हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे सैंपल में। तो उनको सेपरेट करने के लिए कि कितने चीज है उसमें, कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग HPLC को यूज करते हैं। सेकंड थिंग इज आइडेंटिफाई, उसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए भी HPLC को यूज करते हैं, क्योंकि HPLC के साथ कोई ना कोई डिटेक्टर ऐड होगा। मान लो मास स्पेक्ट्रल डिटेक्टर है, MSD, मास स्पेक्ट्रल डिटेक्टर, तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर कंपाउंड का सीधा मास स्पेक्ट्रा दे देगा, उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड को, कि उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। और थर्ड वन इज क्वांटिफाई,
HPLC से हम लोग क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं, हाउ वी विल क्वांटिफाई, या फिर क्वांटिफिकेशन क्या होता है, ये मेरा क्या है, ये मेरा हाथ है। अब मैं आपको पूछूं कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप गिन करके बता दोगे कि मेरे हाथ में 1 2 3 4 5 उंगलियां हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिफिकेशन। या फिर किसी को ऐसे दूर से कोई देखेगा, ऐसे मैं कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी 5 उंगलियां ना हो, 6 हो, या हो सकता है 4 हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो बोलेंगे कि मेरे हाथ में क्या है, तो लोग दूर से ऐसे देखेंगे तो बोलेंगे कि उंगलियां हैं हाथ में। लेकिन ऐसे मैं पूरा खोल दूंगा तो पूछूंगा कि कितनी उंगलियां हैं, तो आप गिन करके बता सकते हो कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफिकेशन। तो इसमें तीनों चीज पॉसिबल है। बहुत ज्यादा वर्सेटाइल मेथड होता है HPLC, या फिर वर्सेटाइल टेक्निक हम लोग बोल सकते हैं इसको। इसमें हमारा सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन तीनों हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट गिव्स हाई परफॉर्मेंस ड्यू टू स्मॉलर पार्टिकल साइज ऑफ द स्टेशनरी फेज। तो इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो स्मॉलर होता है, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस हाई होता है। ठीक है, एवरेज पार्टिकल साइज रेंज क्या होता है इसका, 3.5 to 10 माइक्रोमीटर। तो इसका जो सिलिका जेल हम लोग यूज करते हैं, फिर जो भी स्टेशनरी फेज यूज करेंगे, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसका एवरेज पार्टिकल साइज 3.5 to 10 माइक्रोमीटर का होता है, जो आपका जीपीएट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब जैसे जैसे पार्टिकल साइज छोटा होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ता है, HETP का जो वैल्यू है, हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, और उसमें जो पीक ब्रॉडनिंग है वो कम हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस, प्रॉपर अच्छे से सेपरेट हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाई प्रेशर, दैट इज 1000 to 4000 PSI इज अप्लाइड फॉर रैपिड सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट। तो मान लो ये हमारे पास कॉलम देख रहे हो, इसमें बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स है अंदर में। इस कॉलम के अंदर में बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स है। कितना छोटा छोटा पार्टिकल है, 3.5 to 10 माइक्रोमीटर साइज का पार्टिकल है। अब इसमें से कोई चीज अंदर जाएगा और उसमें से पास होगा तो कितना टाइट पैकिंग होगा। सिंपली आप एज्यूम करो, घर में आटा है, उसको किसी ग्लास में भर दो, ऐसे ऊपर से पानी डालो, तो वो उस पानी को ऊपर से ग्लास के नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एकदम टाइट पैकिंग हो जाएगा। तो सिमिलरली वैसे ही इसमें भी होता है, बहुत ज्यादा टाइट पैकिंग होता है और उसकी वजह से ऊपर से नीचे पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम उसमें कोई प्रेशर डाल देते हैं, तो वो प्रेशर होता है हमारा 1000 to 4000 PSI तक का। और इस प्रेशर को डालने की वजह से क्या होता है, वो प्रॉपरली अच्छे से इल्यूट आउट हो जाता है और जल्दी इल्यूशन हो जाता है। और 1000 to 4000 PSI का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। PSI मीन्स पर स्क्वायर इंच प्रेशर का यूनिट होता है। नेक्स्ट वन इज वॉन डिम्टर इक्वेशन फॉर HPLC। वॉन डिम्टर इक्वेशन HPLC के लिए क्या होता है, HETP इज इक्वल टू A प्लस सी म्यू। वॉन डिम्टर इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्या होता है, कैसे होता है, GC के केस में किया हुआ है, पूरा डिटेल्स डिस्कस किया हुआ। इसमें हम लोग थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल वॉन डिम्टर इक्वेशन हमारा क्या होता है, HETP इज इक्वल टू A प्लस B बाई म्यू प्लस सी म्यू। तो यहां पर HPLC के केस में जो B का वैल्यू होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन का, वो नेग्लिजिबल हो जाता है। जब B का वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाता है तो म्यू भी हमारे पास छूट जाता है। मान लो B का वैल्यू 0 ले लिया, 0 बाई म्यू, तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाता है वो। तो इसलिए जो HPLC के लिए इक्वेशन होता है वो A प्लस सी म्यू है। ये आपका जीपैट में एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन की HPLC के लिए आपका वॉन डिम्टर इक्वेशन क्या होता है। तो ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं लिखना है, A प्लस सी म्यू। नॉर्मल वॉन डिम्टर इक्वेशन पूछेगा तब कंप्लीट इक्वेशन लिखना है। GC के लिए क्या होता है, GC के लिए B बाई म्यू प्लस सी म्यू होता है। यहां पर HPLC में जो B का वैल्यू होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, जैसे मैंने बताया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेट थ्योरी। जो वॉन डिम्टर इक्वेशन है उसी को हम लोग रेट थ्योरी बोलते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंगली होता है HETP, हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। HETP का फुल नेम होता है हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। तो A प्लस B बाई म्यू प्लस सी म्यू
तो इसमें ए, बी और सी क्या है वो डिस्कस करना पड़ेगा। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन जीसी, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। इडी डिफ्यूजन मीन्स होता है हमारा मल्टीपाथ इफेक्ट। तो इडी डिफ्यूजन क्या होता है देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि ये हमारे पास स्टेशनरी फेज है। इसके स्टार्टिंग में हमने इनिशियल बैंड लगा दिया, मीन्स यहां पर हमने ये सैंपल लगा दिया है, यहां पर सैंपल पुट कर दिया है। नेक्स्ट यहां पर स्टेशनरी फेज है जो ग्रीन कलर से डिनोटेड है गोल गोल, वो सारा क्या हो रहा है, स्टेशनरी फेज को डिनोट कर रहा है। और उसके बाद फिर हमारे पास ये फाइनल बैंड है, ये इल्यूट आउट होकर के ये जो हमारे पास कॉलम था, मान लो इधर से ये घुसा है हमारे पास सैंपल, तो ये बाहर आकर के ये इस तरीके से निकलेगा। तो जो भी चीज ऐसे निकलेगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं वो फाइनल बैंड का प्रोफाइल है। मीन्स स्टार्टिंग में एक स्मॉल ये इस तरीके से इनिशियल बैंड के फॉर्म में घुसा था और फाइनली ये यहाँ पर इस तरीके से एक पीक के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, इडी डिफ्यूजन मीन्स होता है हमारे पास मल्टीपाथ इफेक्ट। तो मल्टीपाथ इफेक्ट में क्या है, हमारे पास जो सैंपल है वो एक ही रास्ते से होकर नहीं जाएंगे, वो अलग अलग रास्ते से होकर के जाते हैं। सैंपल का जो भी सॉल्यूट है, तो एक ही टाइप का सैंपल है वो 10 रास्ते से होकर के जाता है। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में भी बताया था, तो अभी मान लो मैं नोएडा में हूँ, नोएडा से मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के 3, 4 या फिर 5 रास्ते होंगे। तो अलग अलग रास्ते से होकर के जाऊंगा तो अलग अलग टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू वाले रास्ते से मैं होकर के जा रहा हूं तो मुझे कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये रेड वाले रास्ते से होकर के जा रहा हूं तो ब्लू से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल ये येलो वाले से होकर के जा रहा हूं तो इसका डिस्टेंस और ज्यादा लंबा है तो सबसे ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली एक ही कंपाउंड यहां से पहुंचना चालू हुआ और यहां तक पहुंच ही रहा है वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बैंड है थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इडी डिफ्यूजन। तो ये चीज हमारा एचपीएलसी में होता है, इडी डिफ्यूजन होता है, जिसके कारण जो पीक होता है वो ब्रॉड हो जाता है। इसलिए जब ये पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा छोटा हो जाता है तो आपस का ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मीन्स डिस्टेंस में डिफरेंसेस कम हो जाएंगे, तो हमारा जो पीक का ब्रॉडनिंग कम हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन। तो लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन क्या होता है मैं जीसी में बता चुका हूं। तो एचपीएलसी में लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन नहीं होता है, बिकॉज एचपीएलसी में हम लोग मोबाइल फेज लिक्विड यूज करते हैं, एंड एज यू नो लिक्विड मोबाइल फेज में डिफ्यूजन उतना ज्यादा नहीं होता, आपस में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस थोड़ा स्ट्रांग होता है, जो गैस में नहीं होता है। तो गैस में लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन होता है और हमारा इसमें मोबाइल फेस लिक्विड होता है जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन नहीं होता है। तो इसका और डिटेल में डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, बिकॉज ये हमारा एचपीएलसी में एप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड वन इज रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर। तो रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर क्या होता है, द एनालाइट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू इक्विलिब्रेट बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस जब भी स्टेशनरी फेस से होकर के जाता है तो उसके साथ जो भी सॉल्यूट है उसके साथ अपने को डिसॉल्व करके ले जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मास ट्रांसफर रेट। तो ये मास ट्रांसफर रेट क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। कभी भी हम लोग को मोबाइल फेस का प्रेशर इतना हाई नहीं करना चाहिए कि उस प्रेशर या फिर उस फोर्स की वजह से हमारा जो सॉल्यूट है वो उसमें मोबाइल फेस में ऐसे घुल करके या फिर निकल करके मोबाइल फेस के साथ इल्यूट आउट हो जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्टिमम हो जाना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जीसी वाले वीडियो में। नेक्स्ट, इफ हाई मोबाइल फेस वेलोसिटी एंड स्ट्रॉन्ग एनालाइट एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेस, देन द एनालाइट इन द मोबाइल फेस विल मूव अहेड ऑफ द एनालाइट, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर बता दिया। नेक्स्ट वन इज द बैंड ऑफ एनालाइट इज ब्रॉडन्ड। तो इस केस में फिर क्या होता है, जो बैंड है वो ब्रॉड हो जाता है और हायर द वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेस वर्स द ब्रॉडनिंग बिकम्स। बहुत ज्यादा वेलोसिटी को हम लोग हाई कर देंगे मोबाइल फेस के तो इमीडिएटली सारा चीज इल्यूट आउट हो जाएगा और उसमें डिफरेंसेस हमें पता ही नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन इज मोबाइल फेस इन एचपीएलसी। द सॉल्वेंट कैरिंग द मिक्सचर is the mobile phase since it moves along the stationary phase or the adsorbent column, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैरिंग द मिक्सचर इज द मोबाइल फेस, मीन्स जो सॉल्वेंट है उसमें मोबाइल फेस का मिक्सचर होता है। 2 या 3 टाइप के उसमें मोबाइल फेस हो सकते हैं,
दो भी होते हैं। जनरली हमारे पास जो कॉलम होते हैं उसमें इधर 2 रिजर्वायर होते हैं या फिर 4 रिजर्वायर होते हैं। तो उसमें जो हम लोग मोबाइल फेस यूज़ करते हैं उनका उसमें मोबाइल फेस का मिक्सचर होता है। मतलब एक ही हम लोग मोबाइल फेस, मान लो मिथेनॉल यूज़ कर रहे हैं तो प्योर मिथेनॉल नहीं होता है, मिथेनॉल के साथ कुछ चीज़ हो सकते हैं, वाटर का मिक्सचर हो सकते हैं, एसीटोनाइट्राइल का मिक्सचर हो, जो भी ऑप्टिमम हम लोग ऑप्टिमाइज किए होंगे मोबाइल फेस उसको यूज़ करते हैं। The solvent used in the HPLC mobile phase are chosen on the basis of the type of HPLC selected for the purpose। तो जो हम लोग HPLC सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मोबाइल फेस चूज करते हैं। मान लो नॉर्मल फेस है हमारे पास, नॉर्मल फेस है या फिर रिवर्स फेस HPLC है, उसके अकॉर्डिंगली चूज करते हैं। कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स आर, जो HPLC में कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट होते हैं वो एसीटोनाइट्राइल होता है, मिथेनॉल होता है, वाटर होता है। इसके अलावा भी और बहुत टाइप के मोबाइल फेस यूज होते हैं। नेक्स्ट, एसिडिफायर्स, बेसिफायर्स, बफर सॉल्यूशंस आर एडेड इन द स्मॉल अमाउंट फॉर बेटर सेपरेशन। कई बार क्या हो जाता है, हमारा टेलिंग हो जाता है, वो हम लोग का प्रॉब्लम्स इन HPLC में डिस्कस करेंगे। तो उस टेलिंग को दूर करने के लिए हम लोग ये एसिडिफायर, बेसिफायर या फिर बफर सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं स्मॉल अमाउंट में, जिससे सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन बेटर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टेशनरी फेज। तो इसमें हम लोग हमेशा सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज करते हैं, एज इट्स नेम सजेस्ट सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज करते हैं। इसका जो पार्टिकल साइज रेंज होता है स्टेशनरी फेज का 3.5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट वन इज 2 टाइप्स ऑफ स्टेशनरी फेजेस आर यूज्ड इन HPLC। 2 टाइप के स्टेशनरी फेज यूज होते हैं HPLC में। कौन कौन से होते हैं वो? नॉर्मल फेज दैट इज सिलिका जेल, और एक होता है हमारे पास रिवर्स फेस। तो सिलिका जेल होता है उसका नेचर पोलर होता है, तो नॉर्मल फेस में हमारे पास पोलर स्टेशनरी फेज यूज करते हैं। रिवर्स फेस में हम लोग ODS सिलिका जेल यूज करते हैं। तो ODS सिलिका जेल का जो नेचर होता है वो होता है नॉन पोलर। तो नॉर्मल फेस में हम लोग पोलर स्टेशनरी फेज यूज करेंगे, तो नॉन पोलर मोबाइल फेस यूज करेंगे। इसमें नॉन पोलर स्टेशनरी फेस यूज कर रहे हैं तो पोलर मोबाइल फेस यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, इसमें सिलिका जेल इज कॉमनली यूज्ड स्टेशनरी फेस एंड कंटेन्स 3 साइलेनॉल ग्रुप। 3 साइलेनॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है सिलिका जेल में। साइलेनॉल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द सिलिका जेल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोलर नेचर। सिलिका जेल में जो साइलेनॉल ग्रुप होता है उसके कारण इसका जो नेचर होता है वो पोलर होता है। 3 टाइप के साइलेनॉल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फ्री साइलेनॉल, ये जो यहाँ पर कॉर्नर में है ये फ्री साइलेनॉल होता है। नेक्स्ट वन इज विसिनल, मीन्स 2 OH ग्रुप के बीच में जब कोई बॉन्ड बन जाता है उसको विसिनल साइलेनॉल बोलते हैं। थर्ड वन इज जेमिनल, तो कोई भी कॉर्नर पे सिलिकॉन होता है, SI होता है, उसमें जब 2 OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल। अब इसमें ODS सिलिका जेल जब हम लोग को बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं? ऑक्टाडिसाइल मीन्स रिवर्स फेस के लिए इसमें हमारे पास सिंपल सिलिका जेल होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कैसे? नॉन पोलर बाय हीटिंग द सिलिका जेल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड लाइक HCl। HCl के प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पर SiOH है सिलिका जेल का, वो हमारे पास इसका रिएक्ट कराते हैं, HCl के साथ हीट करते हैं, उसके बाद उसका वो जो SiOH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है वो एक्टिवेट हो जाता है, साइलेनॉल ग्रुप जो है एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद उसको ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन, ये ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन है, उसके साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये हमारे पास ऑक्टाडेसिल सेलेन हो जाता है। ऑक्टाडेसिल होगा या फिर क्या होगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर R का ग्रुप क्या है। यहाँ पर R हो सकता है आपका C17, H30, C18, H37, इसी को हम लोग बोलते हैं ODS सिलिका जेल। आपका C8H17 हो सकता है, ठीक है, इसको C8 कॉलम बोल देते हैं, इसको C18 कॉलम बोल देते हैं। जो अभी मैं आपको कॉलम दिखा रहा था वो C8 कॉलम था। सो आई होप आपको HPLC का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उसका इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ HPLC। थैंक यू।